हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम हब। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, यानी आगमन और निगमन विधि, जो कि एक टीचिंग मेथड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। सेकंड निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। तो सबसे पहले हम आगमन विधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि में जो सबसे स्पेशल डिफरेंस कह लें या कह लें कि जो एक अंतर होता है वो ये होता है कि इसमें पहले उदाहरण आता है, फिर नियम, और इसमें नियम आता है फिर उदाहरण। यानी आगमन में क्या होता है कि जो बालक है वो खुद ही फैक्ट्स को ढूंढता हुआ धीरे धीरे अपने एक नियम या सिद्धांत की ओर पहुंचता है। लेकिन निगमन में क्या होता है कि जो बालक है उसे पहले से ही एक नियम या सिद्धांत बता दिया जाता है जिसे वो फिर अप्लाई करता है। तो हम इसके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है उदाहरण से नियम की ओर, यानी एग्जाम्पल टू रूल। आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर धीरे 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 उनको एक रूल्स की ओर ले जाया जाता है। जैसे कि हम समझेंगे, एक बच्चा है, उससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, वो नाम बताता है। उससे पूछते हैं कि आपकी माता का नाम क्या है, आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है, आप कहाँ रहते हो। तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में बताता है। फिर टीचर क्या करता है, उसको एक एक चीज़ को बताता है कि आपने आपका नाम ये बताया, आपने अपनी फेवरेट वस्तु जो बताई, या फिर वो कहाँ रहता है। फिर वो उसे बताता है कि जो ये आपका नाम है, जो आप ये वस्तु है और ये जो जगह है, इन्हीं के सूचक को क्या कहा जाता है। तो फिर उसे पता लगता है कि अरे इसे तो संज्ञा कहा जाता है। तो मतलब टीचर पहले एग्जाम्पल देता है और फिर उसे एक रूल्स या फिर कहीं एक सिद्धांत की ओर लेके जाता है कि उसे बताता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, ये सारे फैक्ट्स संज्ञा कहलाते हैं। तो इससे बच्चे को एग्जाम्पल के थ्रू एक नियम, एक डेफिनेशन के बारे में पता चलता है। फिर देखेंगे कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमेशा ये माना जाता है कि अगर विशिष्ट है तो वो एग्जाम्पल पहले कैसे हुआ, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर विशिष्ट आया है तो विशिष्ट एग्जाम्पल नहीं रूल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, विशिष्ट जो होता है वो होता है एग्जाम्पल। क्योंकि बाद में जो एग्जाम्पल देके जो एक जनरलाइजेशन किया जाता है, सामान्यता की ओर जाया जाता है, तो ये जो मेथड है वो इसे रूल को फॉलो करता है। जैसे इसे हम समझेंगे, जैसे कि एक टीचर बच्चों को एग्जाम्पल देके पूछता है कि उन्हें बताता है प्लांट्स के बारे में कि जो पीपल का पेड़ होता है वो हरा होता है। फिर उसे बताता है कि नीम का पेड़ हरा होता है। फिर धीरे धीरे वो एक जनरलाइजेशन की ओर जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि सभी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, कि जो सभी पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, टीचर ने एग्जाम्पल्स दिए और एक जनरलाइजेशन यानी सामान्यता की ओर हम जाते हैं। फिर आता है सरल से कठिन, यानी इजी टू कॉम्प्लेक्स। जो उदाहरण है, पहले बच्चे को उदाहरण देके उसे एक सरलता की ओर बनाया जाता है, मतलब एक सरल माहौल बनाया जाता है। धीरे धीरे फिर उसे नियम से अवगत कराया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स। इसी कहेंगे इजी टू कॉम्प्लेक्स। जैसे कि बच्चों को पहले बताया गया कि जैसे मैंने अभी नाउन का उदाहरण दिया कि उससे नाम पूछा और ये सब किया, और फिर उसे कठिन यानी एक पूरा डेफिनेशन बताया। मूर्त से अमूर्त, यानी मूर्त क्या होता है, प्रत्यक्ष वस्तु जो आपके सामने है। तो जो आपको एग्जाम्पल्स देके एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाया जाता है कि एक डेफिनेशन, एक रूल की ओर अग्रसर होता है। नॉन टू अननोन, जैसे कि कुछ चीजें जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, फिर जो एक डेफिनेशन की ओर हम पहुंचते हैं, एक रूल की ओर जो हम पहुंचते हैं वो हमें नहीं पता होता है। जैसे कि उस बच्चे को अपना नाम तो पता था, वो कहाँ रहता है ये भी पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो सारे शब्द मैं बता रहा हूँ इन शब्द के सूचक को संज्ञा कहते हैं, यानी वो नाउन है। वो एक नाउन का डेफिनेशन भी बन जाएगा। वो इस चीज से अज्ञात था, यानी अननोन था। तो कह सकते हैं कि वो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। अब हम देखेंगे निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, यहाँ पे सीधा सीधा पहले आपको रूल दे दिया जाता है और फिर उदाहरण की ओर, मतलब आपको एक रूल दे दिया जाएगा, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई। फिर आपको नियम बता दिया गया है, उदाहरण दिया जाएगा और आप उसे सॉल्व करेंगे। सामान्य से विशिष्ट, यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर पहले ही आपको जनरलाइजेशन कर दिया जाता है
कि मतलब आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि सभी जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, और फिर बाद में एक एक करके फिर आपको बाद में ये पता चलता है कि ये वाला भी पौधा हरा है। तो इसलिए इस तरीके से स्पेसिफिक की ओर ले जाया जाता है। कठिन से सरल यानी कॉम्प्लेक्स टू इजी। अगर आपको कोई भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, जैसे कि a प्लस में b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पर क्या होता है कि आपको सीधा सीधा एक रूल बता दिया जाता है, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर का ये होता है। फिर ये अभी बच्चे के लिए क्या है, ये एक कठिन ही होगा, उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। अगर बच्चे को a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी करके ये वाला रूल तक हम लेके आते तो वो तो क्या होता, आगमन विधि। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सीधा आपको रूल बता दिया जाता है जो कि बच्चे के लिए कॉम्प्लेक्स कठिन ही होगा, और फिर धीरे धीरे अब इसको सॉल्व कराकर उदाहरण से इजीनेस की ओर ले जाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यहाँ पर बच्चे को पता नहीं होता है रूल के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त कहेंगे, और फिर मूर्त यानी प्रत्यक्ष, फिर धीरे धीरे जब उसे हम सॉल्व कराते हैं तो उसे कॉन्क्रीट यानी मूर्त की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो यहाँ पे जैसे कि अब जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे कि कोई भी नया फॉर्मूला होता है तो क्या सारे फॉर्मूले बच्चों को पता होते हैं? नहीं, हम उन्हें बताते हैं तो उनके लिए वो क्या हुआ, अननोन। फिर अननोन टू नॉन, जब हम उसे धीरे धीरे सॉल्व कराते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो उनके लिए क्या बन जाता है, नॉन। तो ये थे हमारे आगमन और निगमन विधि के प्रिंसिपल्स। अब हम इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं। आगमन विधि के गुण यानी मेरिट्स, इसमें सबसे पहले स्थायी ज्ञान। तो हम पहले ये देखते हैं कि जैसे कि आगमन विधि में मैंने पहले बताया कि इसमें जो ये उदाहरण पर आधारित होती है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर उससे नियम की ओर पहुंचते हैं। जब बच्चा खुद से करेगा, जब बच्चों को हम एग्जांपल देंगे और वो खुद से किसी रूल्स की ओर पहुंचेगा, तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद से कर रहा है यानी करके सीखना, वो खुद से करके सीखेगा। छात्र केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंट्रिक, इससे क्या होगा कि जब बच्चा खुद से करता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगी। और जब किसी चीज को हम बार बार एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो हमारी नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है वो भी क्या हो रहता है, स्थायी, यानी वो जो नॉलेज है वो परमानेंट आपके बन जाती है। कक्षा अंत्यक्रियात्मक बनी रहती है। आगमन विधि में क्या होता है कि टीचर्स बच्चों को बहुत सारे एग्जांपल देता है और स्टूडेंट सब क्या करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, उस चीज को सॉल्व करते हैं, मतलब उन्हें एक रूल्स तक पहुंचना है एग्जांपल्स के थ्रू। तो उससे क्या वो आपस में क्लास में इंटरैक्टिव क्लास बना रहता है। तो वो हो गया कक्षा अंत्यक्रियात्मक। फिर है रुचिकर, चूंकि बच्चे खुद से करेंगे तो उनमें इंटरेस्ट पैदा होगा ही। कोई भी चीज जब हम खुद से करते हैं तो उसमें हम इंटरेस्ट पक्का दिखाते ही हैं। तो ये इंटरेस्टिंग भी है। और मनोवैज्ञानिक विधि, इसमें क्या होता है, जब एग्जाम्पल्स से जब रूल्स की ओर जाया जाता है, या फिर कहें कि जब हम नॉन टू अननोन जाते हैं तो हम अपनी मानसिक शक्तियों का यूज करते हैं, अपने लॉजिक्स को लगाते हैं। तो उससे क्या है कि ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये तो हो गए आगमन विधि के गुण। अब हम देखते हैं इसके दोष। दोष में एक तो है धीमी विधि, हार्ड वर्क, सूझ की आवश्यकता और त्रुटि की संभावना। इसमें क्या है कि धीमी विधि, क्योंकि अब जैसे कि हम बताया कि पहले काफी सारे मल्टीपल एग्जांपल्स देने पड़ते हैं और फिर बच्चा धीरे धीरे रूल्स की ओर जाता है, तो ये काफी धीमी विधि है। इससे क्या है कि अगर हम ये वाला मेथड हर जगह फॉलो करने लगे तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। सेकंड, हार्ड वर्क, चूंकि इसके लिए काफी हार्ड वर्क लगता है। अगर बच्चा खुद से करेगा, बच्चा धीरे धीरे मतलब वो एक प्रोसेस को करने में भी काफी टाइम लगा सकता है, तो उसे टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं। इसमें हार्ड वर्क भी लगता है। और जब बच्चा खुद से करेगा तो जरूरी नहीं कि वो एक सही नियम या सिद्धांत की ओर पहुंचे, हो सकता है कि बच्चे से मिस्टेक भी हो जाए। तो मतलब यहाँ पे त्रुटि की संभावना भी पूरी बनी रहती है। और एक ये है सूझ की आवश्यकता। जब आप किसी कार्य को खुद करोगे, खुद से आपको चीजें करनी है, तो आपको लॉजिक्स यानी तर्क आप खुद का लगाओगे ही लगाओगे। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे इतना लॉजिक से लगा सकें, तो यहाँ पर लॉजिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये थे इसके दोष, जिनमें है कि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए काफी हार्ड वर्क चाहिए, मिस्टेक्स ज्यादा हो सकती है। अब हम देखते हैं निगमन विधि। सिंपल सी बात है, जो आगमन विधि के दोष होंगे वही अपोजिटली निगमन विधि के गुण होंगे, और जो आगमन विधि के मेरिट्स होंगे वो निगमन विधि के डिमेरिट्स होंगे। फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं। गुण,
निगमन विधि में चूंकि पहले रूल्स दे दिया जाता है और फिर इससे सॉल्व कराया जाता है। तो ये गणितीय गणनाओं के लिए उपयोगी बहुत सारे मतलब मैथ्स में, जैसे कि हम कह सकते हैं रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ये ऐसे सब्जेक्ट्स के जो पार्ट्स हैं मैथ के, इनमें ये निगमन विधि बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें पहले क्या होता है, रूल्स दे दिया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनके हमको रूल्स ना पता हो तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। त्रुटि कम, निगमन विधि में त्रुटि की जो संभावना है वो कम रहती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जब हमें नियम पता होगा तो उसे एग्जाम्पल पर अप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण। चूंकि इसमें एक पर्टिकुलर नियम पता होता है जो कि बच्चों को याद करना होता है, तो उससे क्या है कि सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। और देखा जाए तो ये मतलब बड़े बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है। इससे क्या है कि बच्चे नियम्स को लर्न करते हैं और एग्जाम्पल पर वो फॉलो करके उसे अप्लाई करके वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें टीचर्स की इतनी आवश्यकता नहीं होती, मतलब टीचर्स की हेल्प तो चाहिए होती है, लेकिन ये कि वो खुद से भी कर सकते हैं। अब हम इसके दोष देखेंगे। इस विधि में रटने पर बल, चूंकि इसमें जैसे कि आपको बताया कि नियम पहले ही बता दिया जाता है, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, अगर आपको कोई रूल्स या डेफिनेशन बताते हैं हम डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, उसे लर्न करना शुरू कर देते हैं, उसे मतलब रटना शुरू कर देते हैं। तो इस विधि में रटने पर अधिक बल दिया गया है। रटने की वजह से क्या होगा, अगर आप किसी चीज को रटोगे तो आपकी नॉलेज परमानेंट नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। वो जो ज्ञान वो स्थायी हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद आप उसको फिर से याद नहीं कर सकते हो। और अगर याद नहीं आएगी, वो आपको याद तो आप कर ही सकते हैं बाद में दोबारा, लेकिन वो जो नॉलेज है वो परमानेंट नहीं रहेगी। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, ये जो है ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए आप सीधा रूल्स बता दोगे और हम चाहें कि वो सीधा रूल्स को याद कर लें और मतलब उसे एग्जाम्पल पर अप्लाई करें, ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे बच्चों को क्या होता है कि नॉन टू अननोन ले जाया जाता है, कि उन्हें पहले ऐसी चीजें बताई जाएं जिन्हें वो जानते हो, फिर धीरे धीरे उन्हें रूल्स की ओर ले जाया जाए। तो छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि इंपॉर्टेंट है, ना कि निगमन। मनोवैज्ञानिक, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें मतलब खुद से कुछ नहीं करना होता है। उन्हें कहो तो जैसे कहते हैं ना कि पका पकाया खाना मिल जाना, ऐसे उन्हें यहाँ पर एक नियम मिल जाता है जिसे उन्हें याद करना होता है। तो इसलिए ये विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो हमने आगमन और निगमन विधि के गुण और दोष देखे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप ये पता लगा पाए कि आगमन में पहले नियम आएगा या निगमन में। कई बार ये होता है काफी समझने के बाद और याद करने के बाद हम भूल जाते हैं, तो एग्जाम में अगर ये आ भी जाए तो हमें ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो आइए देखिए निगमन। निगमन में आप ये नी देख रहे हैं, नी यानी नियम, नी यानी नियम। तो जब नी यानी नियम, तो मतलब निगमन में क्या आएगा, नियम पहले और उदाहरण बाद में। अगर इसमें नियम पहले आ रहा है तो आगमन में क्या होगा, उदाहरण पहले आएगा। तो हो गया ना आपके लिए इजी। तो आज हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पढ़ा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।